हेलो दोस्तों, मैं मंजोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का पवार राजवंश, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। पढ़ते हैं कि पवार राजवंश का संस्थापक कौन था, अंतिम शासक कौन था या अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था। तो पवार राजवंश का जो संस्थापक था वो था कनकपाल। अगर बात करूं अंतिम स्वतंत्र शासक की, तो पवार राजवंश का अंतिम स्वतंत्र शासक था प्रद्युम्न शाह। पवार राजवंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? प्रद्युम्न शाह था। इस प्रद्युम्न शाह के बारे में बोला जाता है, इसकी उपाधि है गढ़वाल का हुमायूं या पवार राजवंश का हुमायूं। किसको कहा जाता था? तो वो था अपना प्रद्युम्न शाह। ध्यान रखेंगे इस बात का कि गढ़वाल का हुमायूं कौन था? तो प्रद्युम्न शाह था। एक नंबर में प्रश्न बनता है। अगर बात करेंगे अंतिम शासक की कि पवार राजवंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है, तो अंतिम शासक था मानवेंद्र शाह। जो पवार राजवंश का अंतिम शासक था वो था मानवेंद्र शाह। ठीक है, अंतिम स्वतंत्र शासक की बात करेगा तो प्रद्युम्न शाह था, और जो अंतिम शासक की बात करेगा तो मानवेंद्र शाह था। संस्थापक कनकपाल था। कनकपाल गुजरात के धार का रहने वाला था। गुजरात में एक प्लेस है, एक स्थान है जिसका नाम है धार। तो गुजरात के धार का रहने वाला था कनकपाल। यह अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था या तीर्थ यात्रा करने आया था उत्तराखंड की। उत्तराखंड की यात्रा पे आया था कनकपाल, जो कि कहां का रहने वाला था? धार क्षेत्र गुजरात का। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि चांदपुर गढ़, जो चांदपुर गढ़ था उसका जो शासक था भानु प्रताप। ठीक, जो भानु प्रताप था, कनकपाल की जो मुलाकात हुई तो वो भानु प्रताप से हुई। चांदपुर गढ़ के जो राजा थे भानु प्रताप से। भानु प्रताप को कनकपाल लगा बहुत अच्छा, और इसने क्या किया? भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह इस कनकपाल के साथ कर दिया। ठीक, क्या करा? भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? कनकपाल के साथ तय कर दिया। कनकपाल के साथ तय कर दिया, और कनकपाल को दहेज स्वरूप या भेंट स्वरूप क्या दिया? चांदपुर गढ़ का राज्य सौंप दिया, अर्थात अपना उत्तराधिकारी बना दिया कनकपाल ने, भानु प्रताप ने। किसको? कनकपाल को। ठीक, अब कनकपाल जो है राजा बन गया, सब काम हो गया। ठीक, इसके बाद क्या होता है? अगला शासक आएगा कनकपाल के बाद लखन देव। कनकपाल के बाद पवार राजवंश का आपको शासक देखने को मिलेगा लखन देव। और लखन देव के बारे में कहा जाता है कि पवार राजवंश का प्रथम शासक कौन सा शासक? जिसने मुद्रा जारी की हो। तो मुद्रा जारी करने वाला पवार राजवंश का पहला शासक कौन था? लखन देव था। और वो मुद्रा किस धातु की थी? तो वो मुद्रा थी धातु की। ठीक है, तांबे की वो जो थी मुद्रा थी, और इस मुद्रा को या पहली जो मुद्रा थी उसको जारी करने वाला शासक कौन था? लखन देव। लखन देव के बाद अगला शासक आपको मिलेगा जगतपाल। पवार राजवंश का आपको अगला शासक मिलेगा जगतपाल। और जगतपाल पहला शासक है जिसका ताम्रपत्र मिला है, अर्थात ताम्रपत्र जारी करवाने वाला पहला शासक कौन था पवार राजवंश में? तो वो था जगतपाल। अब ये ताम्रपत्र कहां से मिला है? तो एक देवप्रयाग में मंदिर है, रघुनाथ मंदिर। देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर है, जो कि द्रविड़ शैली का बना हुआ है। ठीक है, इस रघुनाथ मंदिर में मिला है ये ताम्रपत्र, और कितने सन का है? तो 1455 ईस्वी का ये ताम्रपत्र मिला है। इस ताम्रपत्र में जगतपाल को रजपाल कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है
कि किस शासक को, पवार राजवंश में किस शासक को रजवार कहा गया है, तो रजवार कहा गया था जगतपाल को। और इस रजवार शब्द का मतलब है प्रभुत्व संपन्न राजा। प्रभुत्व संपन्न राजा किस शासक को कहा गया है, जगतपाल को। तो दो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से हमारे निकल के आए हैं कि मुद्रा जारी करने वाला पहला पवार शासक कौन था, लखन देव या लक्षण देव, और ताम्रपत्र जारी करने वाला पहला पवार शासक था जगतपाल। जगतपाल को इस ताम्रपत्र में रजवार कहा गया है, और ये ताम्रपत्र की प्राप्ति हमें कहां से हुई है, देव प्रयाग में रघुनाथ मंदिर से हुई है। ठीक है, अगला शासक हमारा आता है अजयपाल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पवार राजवंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा है अजयपाल। अजयपाल का जो टाइम पीरियड था, शासनकाल का समय था, वो था 1490 से 1519। ठीक है, अजयपाल किसका पुत्र था, तो अजयपाल था आनंदपाल द्वितीय का पुत्र था अजयपाल। ध्यान रखें, प्रश्न बन सकता है कि अजयपाल किसका पुत्र था, तो आनंदपाल द्वितीय का पुत्र था अजयपाल, और 1490 में पवार राजवंश की गद्दी पर ये बैठा था 1490 में। और पवार राजवंश की गद्दी पर बैठते ही इसने क्या किया था, बावन गढ़ों को, जो गढ़वाल में छोटे छोटे गढ़ थे, उन 52 गढ़ों को जीतने की कोशिश की थी अजयपाल ने। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि गढ़वाल में गढ़ों की संख्या कितनी थी, तो 52 गढ़ थे। लेकिन अगर बात करें, आपसे आयोग क्वेश्चन पूछे कि ऋग्वेद में गढ़ों की संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद में जो गढ़ों की संख्या बताई गई है वो 100 बताई गई है। ठीक है, ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में गढ़ों की संख्या 100, जबकि गढ़वाल में गढ़ों की संख्या कितनी मानी गई है, 52 मानी गई है, 52 मानी गई है। ठीक, अब बात करते हैं कि 52 गढ़ों को जीतने की तो कोशिश इसने इच्छा कर ली, जाहिर कर दी। अब क्या करेगा, ये चंद्राजवंश का जो शासक था कीर्तिचंद, जो कि इसके समकालीन था, कीर्तिचंद पे कर दिया किसने, अजयपाल ने अटैक। कब, तो 1491 में। ठीक है, अजयपाल ने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, लेकिन क्या हुआ, अजयपाल बहुत बुरी तरीके से हार गए और कीर्तिचंद जो है इस युद्ध में जीत जाएगा। ठीक, तो अजयपाल जब इस युद्ध में हार गया, तो जो इतना बंदा कॉन्फिडेंस में था, अब उसका कॉन्फिडेंस क्या हो गया, लो हो गया, और वो क्या करेगा, थोड़ा सा जाके कहां छुपेगा, लोहागढ़ गुफा में। ये थोड़ी सी छोटी सी कहानी है कि वो लोहागढ़ गुफा में जाकर छिप जाता है और भगवान शिव की तपस्या करने लगता है। भगवान शिव की तपस्या इसने की और वहां पे इसको वरदान मिलता है कि जितना भी क्षेत्र तू देखेगा उतना क्षेत्र तुझे प्राप्त हो जाएगा, या उतने को तू जीत जाएगा। ऐसी कुछ कहानी दी थी। भगवान शिव ने इसको प्रसन्न होकर वरदान दिया था अजयपाल को। अब जब वरदान जिस बंदे को मिल गया, जिस व्यक्ति को मिल गया, वो भी भगवान शिव का, तो वो बंदा फिर से कॉन्फिडेंस में आ गया और अजयपाल फिर से क्या करता है, फिर दोबारा 1492 में कीर्तिचंद पर अटैक करता है। ठीक है, 1492 में अजयपाल कीर्तिचंद पर दोबारा से अटैक करेगा और इस बार अजयपाल जीत जाएगा और कीर्तिचंद हार जाएगा। जब 1492 में अजयपाल जीत गया, अब इसको लगा कि मैं 52 के 52 गढ़ों को जीत जाऊंगा, और धीरे धीरे इसने 52 गढ़ों को जीतने की कोशिश शुरू कर दी और 52 गढ़ों को लगभग ये जीत ही जाता है। फिर इसके बाद क्या करता है,
जो पवार राजवंश की राजधानी थी वो थी चांदपुरगढ़। चांदपुरगढ़ से अजयपाल राजधानी स्थानांतरित करके लेके जाता है 1512 में देवलगढ़। देवलगढ़ है पौड़ी में, देवलगढ़ लेके जाता है। देवलगढ़ के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जो पवार राजवंश है या अजयपाल है, इनकी पवार राजवंश की कुल देवी का मंदिर भी देवलगढ़ में है। ठीक है, पवार राजवंश की जो कुल देवी है उसका नाम है राज राजेश्वरी देवी। तो राज राजेश्वरी देवी मंदिर कहाँ है? देवलगढ़ में। पवार राजवंश की कुल देवी का नाम राज राजेश्वरी देवी। दूसरी बात, इस देवलगढ़ में अजयपाल ने अपना महल बनवाया था जिसका नाम था राजप्रसाद। तो अजयपाल के महल का नाम क्या हो गया? राजप्रसाद हो गया। और अजयपाल का ये राजप्रसाद 1803 के भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था और 1894 के भूकंप में बिल्कुल समाप्त हो गया। ठीक है, जो देवलगढ़ में अजयपाल ने अपना महल बनवाया था जिसका नाम क्या था? राजप्रसाद, वो 1803 के भूकंप में हुआ क्षतिग्रस्त और 1894 के भूकंप में बिल्कुल समाप्त हो गया। ठीक, आगे की बात करते हैं। इस देवलगढ़ से भी अजयपाल राजधानी कहाँ लेके आता है? 1517 में श्रीनगर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि अजयपाल 1512 में जो राजधानी कहाँ ले गया? देवलगढ़ ले गया और 1517 में फिर से कहाँ लेके आया? श्रीनगर लेके आ गया। अब थोड़ा सा श्रीनगर के बारे में जान लेते हैं कि जो मेधाकर शास्त्री एक राइटर थे, दरबारी कवि थे, प्रदीप शाह के। प्रदीप शाह का दरबारी कवि था मेधाकर शास्त्री। इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है रामायण प्रदीप। इस रामायण प्रदीप में मेधाकर शास्त्री लिखता है कि श्रीनगर की स्थापना अजयपाल ने की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों कि किस पुस्तक में कहा गया है कि श्रीनगर की स्थापना अजयपाल ने की है, तो वो है रामायण प्रदीप। और किसने लिखी है? मेधाकर शास्त्री ने लिखी है। मेधाकर शास्त्री किसका दरबारी कवि था? तो प्रदीप शाह का दरबारी कवि था मेधाकर शास्त्री। अब अपने टॉपिक पे ही बोलते हैं। ठीक है, 1517 में राजधानी कहाँ ले गया अजयपाल? श्रीनगर में लेके आया और ले आने के बाद यहाँ पे एक सभा का आयोजन करता है। और इस सभा के आयोजन में, इस सभा में 52 गढ़ों के गणपतियों को आमंत्रित करता है, इनविटेशन भिजवाता है। ठीक है, इस सभा में क्या हुआ कि 52 गणपतियों को बुलाया, लेकिन इनमें से एक गढ़ था जिसका नाम था उप्पूगढ़। उप्पूगढ़ 13वें नंबर का गढ़ था। ध्यान रखें, पूछ सकता है आयोग कि उप्पूगढ़ कौन से नंबर का गढ़ था? तो 13वें नंबर का गढ़ था उप्पूगढ़। इस उप्पूगढ़ का शासक था कफ्फू चौहान। इस कफ्फू चौहान का सेनापति था देबू। ध्यान रखें, इंपोर्टेंट है ये प्रश्न भी कि देबू किसका सेनापति था? तो कफ्फू चौहान का सेनापति था देबू। ठीक है, आगे की बात करें। अब उप्पूगढ़ का जो शासक था या गणपति था कफ्फू चौहान, उसने इस सभा में आने से मना कर दिया कि मैं सभा में नहीं जाऊंगा और अजयपाल की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। ठीक, ऐसा बोल दिया। आगे क्या बोलता है? एक कथन बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि मैं पशुओं में शेर की भांति और पक्षियों में गरुड़ की भांति हूं।
मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। ये कथन बोलता है कफ्फू चौहान कि मैं पशुओं में शेर की भांति हूं और पक्षियों में गरुड़ की भांति हूं, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। अब अजय पाल को आ जाएगा गुस्सा और क्या करेगा, वो इसकी सेना पर अटैक कर देगा। अजय पाल जो है 52 गढ़ों को जीत जाता है लगभग, ठीक है, एक ही गढ़ उप्पूगढ़ इससे बचता है, और तो इसकी सेना जो होगी बड़ी होगी। तो अजय पाल जब इस पे अटैक करेगा उप्पूगढ़ पे, जो कफ्फू चौहान है, तो कफ्फू चौहान को अजय पाल हरा देता है, ठीक है, हरा देता है। लेकिन कफ्फू चौहान क्या करता है, कफ्फू चौहान अजय पाल की अधीनता स्वीकार अब भी नहीं करता है। युद्ध में हारने के बाद भी यो कफ्फू चौहान अजय पाल की अधीनता स्वीकार नहीं करता है, और अजय पाल अब इसकी वीरता से प्रसन्न होकर कहता है, ठीक है, अब कथन कौन कह रहा है, अजय पाल किसके लिए कहा है, कफ्फू चौहान के लिए, कि वीर तुम जीते, वीर तुम जीते हम हारे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है कि किसने कहा कि वीर तुम जीते हम हारे, तो अजय पाल ने कहा। किसके लिए कहा, तो कफ्फू चौहान के लिए कहा था कि वीर तुम जीते हम हारे, ठीक है। अब कफ्फू चौहान के जो यहाँ पर जितने भी उप्पूगढ़ के रहने वाले होते हैं, वो इस खबर को सुन करके जौहर कर लेते हैं। जौहर क्या होता है, आप लोग सभी जानते हो कि आग की में कूदकर जान दे देना, ठीक है। ये देव जाके खबर फैला देता था, और कफ्फू चौहान की क्या है, जो उप्पूगढ़ है, वो लोग जौहर कर लेते हैं, ठीक है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे अजय पाल के कार्य। मिलते हैं अगले वीडियो में।